हेलो क्लास 10th नाइन्थ स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस समय हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आए हैं जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और आप लोग सभी जानते भी हैं इस बात को लेकर कि आप लोगों के एग्ज़ाम में जो भी अक्टूबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। आप सभी लोग एक चीज़ जानते होंगे कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करेंगे ना, वो सब आपके पेपर में काम आएंगे। ठीक है, और ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं जिन्होंने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और देखा नहीं है, ठीक है, और ऐसे वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रीज़न इसलिए क्योंकि अभी हम लोग अक्टूबर में और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इन क्वेश्चंस के फॉर्मेट को लेकर आएंगे और ज़्यादातर हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं जो आपके पेपर में एग्ज़ाम में आते हैं। कई बच्चों का ऑन डिमांड का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है और उन्होंने बताया कि सर आपने जो क्वेश्चंस कराए थे ना, काफ़ी क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग यू एंड वो काफ़ी तारीफ़ भी करते हैं इस चैनल की। तो आप लोगों को अगर नहीं है यकीन तो आप लोग बस इस पे लगे रहिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ जब आप अक्टूबर में बैठेंगे ना, तो आपको ये सारे क्वेश्चन काम में आएंगे और दिमाग में भी आएंगे कि हाँ सर ने कराए थे। ठीक है, वरना अगर आप लोग सीरियस नहीं हैं अपनी पढ़ाई को लेकर तो आप लिख लीजिएगा कि आपके SYC आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और अगर आपको रोकना है खुद को SYC लाने से, कंपार्टमेंट लाने से या फिर अच्छा स्कोर करने से, तो जाहिर सी बात है आपको कंटिन्यू पढ़ाई रखनी पड़ेगी। जैसे कंटिन्यू वीडियो लेकर मैं आता हूँ वैसे ही आपको कंटिन्यू पढ़ाई अपनी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए आज मैं लेकर आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर PDF आप लोगों को चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझसे मांग सकते हैं ग्रुप के अंदर। ठीक है, नीचे कॉर्नर में आपने नंबर देख लिया होगा, उस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण बताइए। यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला तो है ब्रिटिश शोषण और आर्थिक नीतियाँ। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं ये प्रॉपर हिंदी में होने वाली है। वैसे मैंने इंग्लिश में बनाने की सोची थी बट क्या हुआ कि थोड़ी जल्दबाजी में मैंने हिंदी में बना लिया। बट आपको जो ये PDF मिलेगी ना, आप नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा इंग्लिश मीडियम वालों, तो इसको मैं कन्वर्ट करके आपको इंग्लिश में सेंड कर दूँगा। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पूरी तरह से जुड़े हो तो मैं आप चाहे इंग्लिश मीडियम को हिंदी मीडियम को पूरा सपोर्ट दूंगा। ठीक है, चलो तो पहला तो है ब्रिटिश शोषण और आर्थिक नीतियाँ। यानी कि जो हम लोगों को पता है कि ब्रिटिश लोग जो थे वह एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा करते थे और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी हम पे किया करते थे। उनका काम ही यही था। ठीक है, अब आपको बता दूं कि मैं ज़्यादा लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं रखा करूँगा। इसके पीछे कारण ये है कि हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोज़ में कर चुके हैं। और जो बच्चे नए हैं वो प्रीवियस वीडियो जितनी देख सकते हैं उतनी देखिएगा, क्योंकि ये सारे आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, चलो तो पहला तो है ब्रिटिश शोषण और आर्थिक नीतियाँ। दूसरा है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव। ठीक है, जिस तरीके से वो समाज के अंदर इंटरफेयर करने का प्रयास कर रहे थे और फिर वहाँ पे धर्म के अंदर इंटरफेयर करने का प्रयास कर रहे थे ना, वो सब इसके अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध और उसके परिणाम। दूसरा विश्व युद्ध में क्या हुआ, दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन हार गया, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था खराब हो गई पूरी तरह से। ठीक है, और उसका प्रभाव ये पड़ा कि उसने जितने भी उपनिवेश थे उन सबको आज़ादी देने की डिमांड कर दी थी कि हाँ ठीक है हम आज़ादी दे देंगे। उन्होंने अपील कर दी थी, घोषणा कर दी थी। ठीक है, अब देखते हैं अगला कि राष्ट्रवादी नेताओं और संगठनों का उभार। ठीक है, यानी राष्ट्रवादी नेता जो थे और संगठन जो थे वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे कि भाई उनको भी इतना ही था कि अब हमें कैसे भी क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आर्थिक असमानता और राजनीतिक दमन। ठीक है, आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था कि भैया कोई बहुत ज़्यादा अमीर है तो गरीबों की हालत और ज़्यादा गरीब है। ठीक है, और उसके बाद राजनीतिक दमन भी बहुत ज़्यादा है। राजनीतिक दमन से हमारा तात्पर्य यह है कि राजनीतिक रूप से लोगों को अपंग बनाया जा रहा था ताकि लोग उनके खिलाफ एक आवाज़ भी ना उठाए। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज़ राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की भावना। यानी अब लोगों के अंदर अब तक राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की भावना पैदा हो चुकी थी और उसको रोकने वाला कोई पैदा नहीं हो रहा था। ठीक है, चलो तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, उसके कुछ आंसर थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, महात्मा गांधी के असहमति के तरीके बताने हैं। महात्मा गांधी के असहमति के, यानी महात्मा गांधी कई तरीके से असहमति रखते थे ना अंग्रेजों के साथ। तो उनका पहला तो ये था कि वो हमेशा सत्याग्रह का प्रयोग करते थे। यानी सत्याग्रह मतलब कि सत्य के लिए आग्रह करना और जिसमें हिंसा वगैरह कोई गतिविधि नहीं करनी। ठीक है, पहला तो ये था। दूसरा था नागरिक अवज्ञा आंदोलन का आयोजन। यानी ये हमेशा नागरिकों को बोलते थे कि ठीक है आपको बात नहीं माननी, उनकी बात मत मानो, सीधी बात है, बट उन पर लड़ाई झगड़ा मत करो, क्योंकि लड़ाई झगड़ा
करने से आप ही का नुकसान होगा, उनका कोई नुकसान नहीं होगा, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, अगला आता है स्वदेशी, यानी स्वदेशी मतलब स्वयं की वस्तुओं का उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी स्वदेशी स्वदेशी वस्तु पे डिपेंडेंसी बढ़ा लो। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप अंग्रेज़ों की वस्तुओं का यूज़ करते रहोगे तो अंग्रेज़ों को मौका मिलेगा कि हाँ भाई ये तो है ही हमारे गुलाब और हमारी चीज़ों का भी यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे करो, इनको पहले तो झुकाओ। ठीक है, और फिर इनकी लंका लगाओ। ठीक है, इन द सेंस कि आप जितना कर सकते हो उतना करो, इन पे जितना अत्याचार कर सकते हो, क्यों? क्योंकि इन्हें तो अब हमारी आदत हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जनसंघर्ष में सामूहिक भागीदारी। ठीक है, यानी कि वो कह रहे थे कि जनसंघर्ष जो हो रहा है ना, उसमें सामूहिक रूप से भागीदारी होनी आवश्यकता पड़ रही थी। उन्होंने बोला था कि सबको एक साथ मिलकर जनसंघर्ष करना पड़ेगा और उसमें भागीदारी रखना सबका मौलिक अधिकार है एक तरह से। अगला है असहमति के लिए अहिंसक तरीके अपनाना। कई बार महात्मा गांधी ने देखो लास्ट में आते आते 1942 में करो या मरो का नारा दे दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है अब यहाँ तो करो या फिर मरो, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। तो आगे जाके वो अहिंसक भी हुए। ठीक है, यानी हिंसक भी हुआ, अहिंसक भी हुआ। ठीक है, अगला है सामाजिक सुधारों पर जोर देना। उनका मानना था कि समाज के अंदर जो सुधार है ना, उस पर फोकस ज़्यादा किया जाए, क्योंकि सामाजिक, ठीक है, तो उनका मानना था कि सामाजिक सुधारों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक सुधार ही समाज में एक नई लेवल की एक गवर्नमेंट लेकर आएगी, जिससे हमारे जो अधिकार हैं उन पे किसी भी तरह के कोई भी इशू नहीं देखने को मिलेगा, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, और थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने विभाजन के प्रभाव क्या है। ठीक है, तो देखो थर्ड क्वेश्चन विभाजन के प्रभाव की जब मैं बात करता हूँ तो याद रखना कि विभाजन से लाखों लोगों को विस्थापन होना पड़ा। ठीक है, यानी कि ये मान लो कि इंडिया से पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान से इंडिया में आए, तो लाखों लोग थे वो। ठीक है, और इसके अलावा शरणार्थी संकट आया, यानी कि भारत तो तैयार भी नहीं था उस समय, ऑलरेडी इतनी गरीबी हो रही थी, और ऐसे में और पाकिस्तान से आए हुए लोगों को भी क्या करना है, उनको झेलना है ना, तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर अगला सांप्रदायिक दंगे और हिंसा। सबने गदर देखी होगी, गदर मूवी में देखा ना, सांप्रदायिक दंगे कितने गंदी तरीके से थे। ठीक है, हिंदू मुस्लिम को काट रहे हैं, मुस्लिम हिंदू को काट रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक ताने बाने पर प्रभाव। ठीक है, यानी कि समाज के हर वर्ग के अंदर अब सुपीरियरिटी देखने को मिल रही थी। ठीक है, अगला लंबी अवधि के लिए राजनीतिक तनाव, यानी राजनीतिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी लंबे समय तक। ठीक है, एंड अगला है सांस्कृतिक विरासत का क्षय, यानी कि जो हमारे कंट्री के अंदर एक विरासत चलती हुई आ रही थी कि हाँ भाई हमारी कंट्री की ये पहचान है, वही पहचान अब क्या जा रही है, टूट रही है। पहले तो हमारा देश इसी में था ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों मिलके भाई भाई, यही वाला नारा था। मगर उसके बाद क्या है, हिंदू मुस्लिम अब भाई भाई नहीं है, बस अब मुस्लिम और हिंदू दोनों क्या है, एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे थे। एंड द लास्ट इज सामाजिक एकता में कमी। ठीक है, समाज के हर वर्ग के अंदर हमें लड़ाई देखने को मिलती है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था लड़ाई के अलावा। ठीक है, और देखो क्या होता है कि जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट भी कितना सपोर्ट कर ले, क्योंकि गवर्नमेंट आज सपोर्ट कर लेगी, मगर क्या कल भरोसा है कि कल ये लोग नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है रहती है। आज भी देखो तनाव कितना फैल चुका है, आज भी हिंदू मुस्लिम के दंगे देखने को मिल ही जाते तुम्हें किसी न किसी स्टेट के अंदर, कभी ना कभी तो देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमेशा रहेगा। हो सकता है इसमें बड़े लोग जो हैं वही इसका फ़ायदा उठाते हों, मगर जब झुलसते हैं आग में झुलसता होना है, आम लोग गरीब लोग ही तो झुलसते हैं। ठीक है, चलो तो अगला है भूगोल से क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल के अंदर पहला क्वेश्चन है कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र की विशेषताएं बताइए। ठीक है, यानी कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र की विशेषता हमने पहले भी ऑलरेडी इस पर बात की हुई है। ठीक है, तो पहले तो है कि यहाँ पे जलवायु अलग अलग है। ठीक है, दूसरा हिमालय पर्वत और उसकी श्रृंखला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी। उसके बाद ब्रह्मपुत्र जैसी, गंगा यमुना जैसी नदियाँ देखने को मिलती है हमें। ठीक है, यानी कि आपको इंडिया का फिजिकल फीचर दिखाना है, यानी फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, यानी भूगोल के बारे में बताना भारत के अंदर। ठीक है, और भारत के अंदर भूगोल के बारे में जब बताओगे तो सबसे पहले जलवायु बताओगे, दूसरे नंबर पे हिमालय पर्वत के बारे में बताओगे, तीसरे नंबर पे वहाँ से बहने वाली गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के बारे में बताओगे, फिर अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र बताओगे जिसके अंदर अलग अलग वनस्पति होते हैं, अलग अलग जानवर होते हैं, अलग अलग तुम्हें वो देखने को मिलेगा, वर्ड सेंचुरी, एनिमल सेंचुरी, है ना। और अगला है प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता देखने को मिलती है। जैसे आप देखते हो लोहा जो है वो आपको झारखंड की तरफ में मिल जाएगा। ठीक है, आपको साउथ की तरफ पे, साउथ में अलग चीज़ मिल जाएगी, है ना। तो आपने देखा होगा कि अलग अलग चीज़ों में अलग अलग जगह पे प्राकृतिक संसाधन हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट इज जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता। ठीक है, यानी हमारे यहाँ जलवायु परिवर्तन जो है वो कहीं पे अलग देखने को मिलता रहता है। ठीक है, इस पर मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। अभी हमने शायद 4-5 वीडियो पहले हमने इस पर प्रॉपर चैप्टर पे ही वीडियो बनाई थी। ठीक है, और अगर आपने नहीं देखी है तो जाके आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। और ज़रूरी भी है क्योंकि देखो आपके पास ऑप्शन भी नहीं है इसके अलावा। ठीक है, आप खुद जानते हैं ना, इसके अलावा ऑप्शन है कि आपके पास नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम सर पे। चलो
देखो, तो आज हम सिर्फ यही करेंगे, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे, बाकी हम कल अगले दिन पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स और राजनीति के क्वेश्चन, ठीक है। चलो, सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, यानी जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके प्रभाव बताइए, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में जब बात करता हूँ तो याद रखना, पहला है मौसम पैटर्न में परिवर्तन, ठीक है, यानी किस तरीके से आजकल मौसम देखने को मिल रहा है कि पल में धूप, पल में बरसात, पल में छाँव, ठीक है। पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा है कृषि और खाद्य सुरक्षा पर खतरा, ठीक है। अब जलवायु या मौसम बदलेगा तो कृषि सबसे पहले खराब होगी, ठीक है। इसके बाद समुद्री स्तर इसलिए तरीके से देखो, आज के डेट में कई ऐसी कंट्री है जो कि डूबने के कगार पे आ गई, डेनमार्क, लेबनान, इसके कुछ हिस्से जो है ना वो डूबने पे आ गए, ठीक है। यानी कि समुद्री स्तर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्लेशियर ज़्यादा पिघल रहा है, क्योंकि ऊपर ओजोन लेयर हट चुकी है, हल्की हल्की हट चुकी है। आप अंटार्कटिका की तरफ देखो तो छेद हो चुका है, ठीक है। तो सूरज की रोशनी बढ़ रही है, और सूरज की रोशनी बढ़ने का कारण क्या हो रहा है? अब देखो, अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ग्लेशियर पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलेगा तो समुद्रों में बहेगा, ठीक है। और समुद्रों में बहेगा तो समुद्र क्या होगा? समुद्र का स्तर खुद ब खुद ऊपर जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है स्वास्थ्य जोखिमों में वृद्धि, यानी स्वास्थ्य जोखिम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हमें, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र, वही ऊपर अभी बताया था ना, इसके बारे में बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एंड द लास्ट इज जल संसाधनों में कमी, ठीक है, यानी पीने वाला जो जल है ना उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को हमें मिल रही है, ठीक है। समझ में आ गया? क्योंकि बरसात नहीं होगी तो जाहिर सी बात है ना, कई राज्य सूखे मर जाएंगे, है ना। और जाहिर सी बात है पानी ऑलरेडी कम है पीने वाला, फ्रेश वाटर बहुत कम है। वैसे तो बहुत सारा पानी है, मगर फ्रेश वाटर की नीड हर इंसान को पड़ती है, जो कि आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि हमारे टोटल पृथ्वी पर फ्रेश वाटर कितना है। 7th क्लास की किताब में भी है, ठीक है। चलो, तो लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय नदियों का महत्व बताइए, ठीक है। यानी भारतीय नदियों का क्या महत्व है उसके बारे में बताइए। तो पहले तो है कृषि के लिए, देखो कृषि का काम ही नदियों से चलता है, ये हम सब जानते हैं कि सिंचाई का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? वो नदियाँ हैं भारत के लिए। अगला है सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, ठीक है। गंगा, जमुना, सरस्वती, सबको हम अपनी माता का दर्जा देते हैं, वहाँ पे अलग अलग तीर्थ स्थल देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। तो हमारे लिए सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है रिवर्स को लेकर। अगला है घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जल आपूर्ति, ठीक है, यानी घरेलू चीज़ों के लिए भी और उद्योगों के लिए भी हमें जल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगला है जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण स्थलों का निर्माण करना, ठीक है। चाहे आप कहीं भी, बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी में जितने भी जंगल हैं, जितने भी वनस्पति है, वो सब किस पे डिपेंड करते हैं? सब पानी पे, कहीं ना कहीं जल पे डिपेंड करते हैं, तो उसके लिए भी नीड पड़ती है, ठीक है। अगला है आर्थिक विकास में योगदान। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एग्रीकल्चर हो या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या इंडस्ट्रियल हो, सबके ऊपर क्या है? पानी का ही सहारा है। अगर पानी ना हो तो इंडस्ट्री नहीं काम कर पाएगी, ना एग्रीकल्चर काम कर पाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? और लास्ट है परिवहन और व्यापार का माध्यम, ठीक है। आप खुद देखिए, आज नदियों के अंदर परिवहन और व्यापार कितना ज़्यादा होता है, ठीक है। गंगा नदी सबसे बड़े परिवहन मार्ग के लिए जानी जाती है इंडिया में, है ना। समझ में आ गया? तो ये भारतीय नदियों का महत्व कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है। कल हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाइएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप नीचे दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं, और कोई टॉपिक नया कराना हो तो उसके लिए भी आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू और धन्यवाद।